2 महीने पहले व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला के साथ एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें रूस ने अपने सहयोगी के खिलाफ किसी भी आक्रामकता के मामले में उसके साथ खड़े रहने का वादा किया था। आज हमने देखा कि उस वादे की असलियत क्या थी। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने सिर्फ दक्षिण अमेरिका में एक तानाशाही को नहीं गिराया, बल्कि इसने मॉस्को तक पूरी तरह से घबराहट की लहर भेज दी। हम अब रूसी प्रचारकों और धन कुबेरों से पूरी ईमानदारी का एक दुर्लभ क्षण देख रहे हैं, जो अचानक महसूस कर रहे हैं कि पुतिन की अपनी सत्ता भी वेनेजुएला जितनी ही नाजुक हो सकती है। रूसी वायु रक्षा प्रणाली की विफलता और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण वेनेजुएला का पतन व्लादिमीर पुतिन के लिए तबाही है। यही वजह है। इस विश्लेषण को देखो जो एक रूसी युद्ध ब्लॉगर ने किया है। इसमें कोई मजाक नहीं है। तुम मूर्ख हो। अब हमारे लिए तेल निकालना फायदेमंद नहीं रहेगा। कुछ ही महीनों में हम सब भूख से मर जाएंगे। यह पूरे रूसी अर्थव्यवस्था के लिए शह और मात है। इस मूर्ख व्यापारी के लिए। मुझे लगता है वह पुतिन की बात कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह मर जाए। असल कमीना, यह बिना प्रतिभा वाला बदबूदार इंसान हमारे लिए एक बुरा सपना है। वे तेल की कीमतें बहुत नीचे गिरा देंगे और सारी बिक्री पर कब्जा कर लेंगे। अब उनके पास बाकी सब चीजों के साथ तेल भी होगा। यह बहुत गड़बड़ है। हम टैक्स में बिना इंटरनेट के रह जाएंगे और अपने तेल को ही गले लगाएंगे। हमें अपने देश के राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना शुरू करना होगा। वे सच में पागल हैं और वे गद्दार हैं। उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। अमेरिकियों ने अपनी मौजूदगी को कई और सदियों तक बढ़ा लिया है और हमारी 1 महीने में खत्म हो जाएगी। यकीनन आपने नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन पर हमले का समर्थन करने वाला रूसी युद्ध ब्लॉगर रूसी राजनीतिक नेतृत्व की हत्या की मांग करेगा। साथ ही वह भी चाहता है कि पुतिन मर जाएं। मुझे लगता है यूक्रेनियन भी यही चाहते हैं। खैर, सिर्फ रूसी युद्ध ब्लॉगर ही अलार्म नहीं बजा रहे हैं। रूसी ओलिगार्क भी यही बात कह रहे हैं और ये वही ओलिगार्क हैं जो पुतिन के बहुत करीब हैं। इस बयान पर नजर डालिए। यह बयान ओलेग डेरिपस्का से आया है। वह प्रसिद्ध ओलिगार्क हैं, पुतिन के काफी करीब हैं और यह उनकी चेतावनी है। अगर हमारे अमेरिकी साझेदार वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं और वे पहले ही गुआनास पर कब्जा कर चुके हैं, तो वे दुनिया के आधे से ज्यादा तेल भंडार पर नियंत्रण कर लेंगे। और जाहिर है उनकी योजना यह है कि हमारे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल से ऊपर न जाए। इसका मतलब है कि हमारे पवित्र राज्य पूंजीवाद के लिए न खर्च कम करना आसान होगा, न ही गैर मुख्य व्यवसायों से छुटकारा पाना। आवश्यक विशेषज्ञता के बिना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निजी व्यवसाय की भागीदारी के बिना भव्य परियोजनाओं को जारी रखना, यह निजी व्यवसायों पर और अधिक दबाव डालेगा, जो मुश्किल होगा क्योंकि निजी व्यवसाय ही संघीय बजट में मुख्य करदाता हैं। अगले साल वे इस बोझ का भार उठाएंगे। अब यह कहने का बहुत ही कूटनीतिक तरीका है कि रूसी अर्थव्यवस्था वे चेक नहीं भुना सकती जो पुतिन लिख रहे हैं। मैं सच में ऐसा मानता हूं। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि रूसी लोग अपनी आर्थिक समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पुतिन द्वारा 2 महीने पहले हस्ताक्षरित रक्षा संधि और वेनेजुएला की रक्षा के वादे की चर्चा करने के बजाय मादुरो उस संधि पर बहुत भरोसा कर रहे थे और बड़ी बातें कर रहे थे। सुनिए। यहाँ मेरे पास आओ। मेरा फ्लोरेस में मत रुको। आने में देर मत करना कायर। वो बार बार कह रहा था कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली कभी फेल नहीं होगी। और जैसा कि आप जल्द ही जान लेंगे, जब अमेरिकी विमान वेनेजुएला की हवाई सीमा में गए तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो विश्लेषण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो असल में न तो मेरा है और न ही पश्चिम के किसी व्यक्ति का है। यह विश्लेषण एक रूसी पत्रकार का है जो चेतावनी देते हैं कि खराब अर्थव्यवस्था के कारण पुतिन की सरकार भी वेनेजुएला की तरह गिर सकती है। लैंडिंग ऑपरेशन में किसी ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर गोली नहीं चलाई। कोई भी न तो मादुरो का बचाव करना चाहता था और न ही आखिरकार देश का। सीधी सी बात है, वेनेजुएला के अंदर की स्थिति से हर कोई थक चुका था। अटूट बोलिवेरियन गणराज्य के बारे में सुंदर नारे जो कभी भी अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा, आर्थिक पतन, बेकाबू महंगाई और भयानक भ्रष्टाचार के बीच काम नहीं आए।
दरअसल भ्रष्टाचार ही मुख्य कारण था जिससे अमेरिकी सेना के लिए सब कुछ आसान हो गया। उन्होंने मादुरो के करीबी और सेना को अमेरिकी मानकों के अनुसार थोड़ी रिश्वत दी, बस यही था। अब यहाँ जरा रुकिए, यह नया रूसी बहाना है। वे यह मानना नहीं चाहते कि उनकी 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई लगभग 4 साल बाद भी जारी है। लेकिन अमेरिका वहां गया और लगभग 2.5 घंटे में बाहर भी आ गया। तो अब नया बहाना यह है कि ओह, वेनेजुएला की सेना बस भ्रष्ट थी, इसलिए अमेरिकियों ने सबको खरीद लिया। इसी दौरान वे यह भी कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना भ्रष्ट है। वे बार बार कहते हैं कि यूक्रेन के नेतृत्व में भ्रष्टाचार है। जेलेंस्की दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, लेकिन किसी कारणवश रूस जेलेंस्की को खरीद नहीं पा रहा है, जबकि वह सबसे भ्रष्ट नेता हैं। उनकी तर्क शक्ति उनके ही तर्क के खिलाफ बेअसर है। लेकिन आप जानते हैं, रूस का सबसे बड़ा निर्यात प्रोपेगेंडा और झूठ है, तो यह समझ में आता है। खैर, चलिए इस विश्लेषण को जारी रखते हैं। यही चीज 2003 में इराक में भी हुई थी। सद्दाम के जनरल खरीदे गए थे, उन्होंने अपनी पोस्टें और देश सरेंडर कर दिया, और हां, अमेरिकियों ने उन्हें कैद कर लिया या कहीं रेगिस्तान में गुम कर दिया। वेनेजुएला या ईरान, कोई खास फर्क नहीं। एक ऐसा देश जहां विचारधारा जीवन की सच्चाई से मेल नहीं खाती, वह लगभग हमेशा किनारे पर संतुलन बनाए रखता है और उसे खाई में धकेलना मुश्किल नहीं होता। तुम लोग अंदाजा लगाना चाहोगे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। एक ऐसा देश जिस पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, जहां महंगाई बेकाबू हो रही है और जाहिर है आर्थिक पतन और भयानक भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है हम सब ऐसे देश को जानते हैं जो अभी युद्ध में है, या कहें तो एक विशेष सैन्य अभियान में है। तो यही वह जगह है जहां मैं आपको रूसी दर्शन के मास्टरमाइंड का एक बयान दिखाना चाहता हूं। उन्हें अक्सर पुतिन के पीछे का दिमाग कहा जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि रूसी दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन हैं। वह बहुत जोरदार तरीके से तर्क करते हैं कि रूस को सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को नियंत्रित करना चाहिए, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं करता तो रूस को उन्हें परमाणु बम से तबाह कर देना चाहिए। अब ये आदमी वेनेजुएला में जो हुआ उसे देखकर अपना आपा खो रहा है। देखिए, दुगिन कहते हैं मादुरो हमारा है, ईरान हमारा है। लगता है वह सीरिया को भूल गए। जो समझ में आता है जो वहां हो रहा है भयानक है, लेकिन सबसे जरूरी है कि यूक्रेन हमारा होना चाहिए। ट्रंप की तरह करो, ट्रंप से बेहतर और तेज करो। मैं सच कह रहा हूं। मुझे नहीं पता वे इसे तेज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनका आक्रमण पहले ही 4.5 साल से जारी है। खैर, वह कहते हैं ट्रंप द्वारा मादुरो को पकड़ना इस मुद्दे को तीखे ढंग से उठाता है। समय का सवाल। अब सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें न केवल यूक्रेन में जीतना है, बल्कि बहुत तेजी से, निर्णायक रूप से और प्रभावशाली तरीके से, किसी भी साधन से, किसी भी कीमत पर जीतना है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी और ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। यूक्रेन हमारे नियंत्रण में है। यह महान शक्तियों में शामिल होने की कुंजी है। डर लगता है जिनके पास नहीं है, उनके साथ क्या होगा? यही मुद्दा है। यह आदमी लंबे समय से तर्क कर रहा है कि रूस एक महान शक्ति है, लेकिन उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं हो रहा। उसने कहा रूस को किसी भी देश पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह उसका तर्क है, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन असहमत है? खैर, रूसी हथियार, क्योंकि वे हर बार किसी भी तरह की परीक्षा में असफल हो जाते हैं, और यही बिल्कुल वेनेजुएला में हुआ। इसे देखिए। मौजूद जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के पास सेवा में 12 रूसी निर्मित BUK वायु रक्षा प्रणाली थी। अमेरिकी हमलों में वेनेजुएला की वायु रक्षा ने जवाबी फायर नहीं किया। संभव है कि वे पहली लहर में ही दब या नष्ट हो गए। फुटेज देखकर आप समझ सकते हैं क्या हुआ। उन्होंने बिल्कुल जवाबी फायर नहीं किया, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं। यहां तक कि रूसी प्रचारक जो युद्ध ब्लॉगर्स हैं, वे भी चर्चा कर रहे हैं कि रूसी हथियार किस तरह बेकार साबित हुए। इसी बीच अमेरिकी जेट और हेलीकॉप्टर आसमान में आजादी से उड़ रहे थे। इस रूसी युद्ध ब्लॉगर्स के विश्लेषण को देखें। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक अमेरिकी AH-1Z वाइपर बेहद करीब से हमला करता हुआ दिख रहा है। यह लक्ष्य क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणाली की प्रभावी अनुपस्थिति दिखाता है। 2005-2008 में वेनेजुएला ने रूस से करीब $4 अरब के हथियार जैसे Su-30 हेलीकॉप्टर, छोटे हथियार और मैन पैड्स तेल के बदले खरीदे। 2009 में मॉस्को ने कराकास को $22 अरब का ऋण दिया, जिससे उसने सेल्फ प्रोपेल्ड गन, MLRS, FIV और S-300 वायु रक्षा सहित
कई सिस्टम ऑर्डर किए। ये सब कहाँ है? ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका एक अंदाजा हो सकता है। इस अगली फुटेज को देखिए। यह दूसरा रूसी एयर डिफेंस बी यूके सिस्टम है जिसे अमेरिकी हमलों के दौरान नष्ट कर दिया गया था। यह लगभग 75 किलोमीटर या करीब 40 मील वेनेजुएला की राजधानी कराकास के पूर्व में था। रूसी हथियारों का बड़ा रोल नहीं था, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। देखिए, वेनेजुएला दुनिया के उन कुछ देशों में से एक था जिसने वास्तव में खुले तौर पर यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन किया था। उन्होंने 2022 की शुरुआत में ऐसा किया था। तो अब आप लोग अंदाजा लगाइए किसका समय अच्छा चल रहा है। अब जब मादुरो को हटा दिया गया है, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, उनका बयान सुनिए। अगर संभव हो तो हाँ, ऐसे तानाशाहों के साथ फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है ये जानते हैं। अब आखिर में मैं आपको रूस के पूर्व राष्ट्रपति और चैनल के फैन दिमित्री मेदवेदेव का एक बयान दिखाना चाहता हूं। असल में मुझे लगता है कि वे दुनिया के इकलौते राष्ट्रपति हैं, चाहे पूर्व हों या वर्तमान, जिन्होंने वाकई में बिजनेस बेसिक्स को बैन या ब्लॉक किया है। तो जब मेदवेदेव नाराज होते हैं तो ये हमेशा एक अच्छा संकेत होता है। इस बयान को देखिए। यह अमेरिकी शांति स्थापना का बेहतरीन उदाहरण है। स्वतंत्र देश में कठोर सैन्य अभियान जिसने अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था। विशेष बल कानूनी रूप से चुने गए राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ पकड़ना। मेरा मतलब है, अगर वह कानूनी रूप से चुने गए थे तो रूस को 2019 में वेनेजुएला के प्रदर्शनकारियों से उनकी रक्षा के लिए वैगनर बल क्यों भेजने पड़े? खैर, फिर भी चलिए उनके बयान के साथ आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं कि ट्रंप को वेनेजुएला के साथ जैसी सक्रियता दिखाई थी, वैसी ही कहीं और बिल्कुल अलग अलग जगह पर दिखानी चाहिए थी। कीव में प्रशिक्षित यूक्रेनी जानवर पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं और अपने टोपी पहनने वाले मालिकों की बात मानना बंद कर दिया है। संभावना नहीं है कि वेनेजुएला के उदाहरणों ने उन्हें होश में लाया हो। हालांकि अच्छा होता अगर अमेरिका ने यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर हमला किया होता। शायद अब समय आ गया है अंकल सैम। और फिर वह आगे कहते हैं, काराकास की कार्रवाई साबित करती है कि हर देश को अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहिए और विभिन्न अमीर घमंडी लोगों को संविधान व्यवस्था को आसानी से बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तेल या किसी और चीज की तलाश में अधिकतम मजबूती केवल एक परमाणु शस्त्रागार से ही सुनिश्चित होती है। परमाणु हथियारों की जय हो। मुझे लगता है मेदवेदेव ने यूक्रेन के परमाणु हथियार होने का अच्छा तर्क दिया है। खैर, फिलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसे वीडियो बनाने की एक समस्या जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों वीडियो में, YouTube आमतौर पर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते YouTube के अनुसार हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वीडियो पर प्रतिबंध लगता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया, इसलिए हम पर पाबंदी नहीं है। हमें न ड्रोन स्ट्राइक, न फ्रंटलाइन फुटेज और न ही रूसी एयर बेस के तबाह होने को ब्लर करने की जरूरत है। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापन दाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो को बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़े। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप पहले से अपलोडेड और भविष्य में आने वाले सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे कवरेज और चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। अगले वीडियो में मिलूंगा।